हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, रैशनल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इतने सारे टॉपिक के विषय में चर्चा किया जा चुका है। आज की इस कक्षा में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूज़न। इंक्लूज़न की अवधारणा के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इंक्लूज़न है क्या। जहाँ तक हमने प्रीवियस कक्षा में आप सभी को बताया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहाँ हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो इंक्लूसिव से ही वर्ड इंक्लूज़न निकल कर आया है। इंक्लूसिव में प्रीवियस कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दो तरह के बालकों, जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों का समावेशन किया था। सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी इंक्लूड किया गया था। जैसा कि देखिए ऊपर के डायग्राम में इंक्लूज़न का एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है इंक्लूज़न को। तो इसके अंतर्गत जितने सारे यहाँ दिखाए गए हैं, इसके अंदर जितने सारे बुलेट्स दिखाए गए हैं, इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो भी इसमें सारे बच्चों को दिखाया गया है, एक सामान्य बच्चे, उसके साथ साथ जो कलरफुल है वो हमारे स्पेसिफिक बच्चे हैं। माने सामान्य बच्चों के साथ साथ हम इसके अंतर्गत विशिष्ट बच्चों को भी समावेशन किए हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चे तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो विशिष्ट चाइल्ड है, जैसे मेंटली रिटायर्ड हो गया, आपके लर्निंग डिसेबिलिटी हो गए, क्रिएटिव चाइल्ड हो गए, गिफ्टेड चाइल्ड हो गए, तो जितने सारे भी बालक हैं तो इसको मतलब सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में हम लोग एक ही साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। तो जहाँ हम इंक्लूज़न की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही इंक्लूज़न समावेशन शब्द को समाहित किया गया है। तो इस इंक्लूज़न में दोनों प्रकार के बच्चों का विशेषकर से समावेशन किया जाता है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। जहाँ हम एजुकेशन के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का प्रयोग करते हैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशीकरण के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो जितने भी प्रकार के बालक होते हैं, सामान्य बालक के सामान्य छात्र के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, तो सभी को समान इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। इसमें सामान्य छात्र के साथ साथ दिव्यांग छात्र भी होते हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में विद्यालय में ये पूरे टाइम पीरियड सामान्य बच्चों के साथ रहते हैं और उनके साथ ही समय व्यतीत करते हैं। तो जैसा कि आधुनिक काल में हर शिक्षक का दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए, दृष्टिकोण विस्तृत होने के साथ साथ कक्षा में जो व्यवहार है शिक्षकों का, तो वो हर दोनों छात्रों के प्रति, वो चाहे सामान्य छात्र हो, वो हमारे चाहे विशिष्ट छात्र हो, तो इन दोनों के प्रति उनका जो बिहेवियर होगा शिक्षक का, वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट करने वाला नहीं होना चाहिए। दोनों बच्चे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा ऐसा ना हो कि सामान्य बच्चे का विकास तो होता जाए, परंतु जो विशिष्ट बालक है वह अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त होते हुए
ग्रस्त होते हुए उनका विकास रुक जाए। इसीलिए शिक्षक को भी व्यवहार जो हो, शिक्षकों का खास कर जो विशिष्ट बच्चे के प्रति उसका दृष्टिकोण, उसका व्यवहार सामान्य बच्चों की तुलना में उनके प्रति व्यवहार थोड़ा कोऑपरेशन होना चाहिए, केयरफुल व्यवहार उनके प्रति होना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशीकरण की धारणा की चर्चा करते हैं, तो समावेशीकरण के अंतर्गत ही एक एकीकरण इंटीग्रेटेड का भी हम बात करते हैं। तो ये जो इनकी जड़ें हैं सबसे पहले अमेरिका तथा कनाडा से जुड़ी हुई है। लेकिन प्राचीन शिक्षा पद्धति में और जो हमारी नई शिक्षा नीति का आधुनिक समय में प्रयोग होने लगा है, उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, इसके तहत हमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का भी विशिष्ट बच्चों का भी हम कक्षा में समावेशन करते हैं और किस बच्चों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जो प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति थी, इस प्रकार के बच्चों के लिए कोई विशेष शिक्षा पद्धति का निर्माण नहीं किया जाता था। और ऐसे जो बच्चे होते हैं, अशक्त बच्चे जो होते हैं, सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जो सामान्य बच्चे होते थे उन्हीं के लिए ही सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा था। उसी से रिलेटेड करिकुलम उन्हीं से रिलेटेड होता था, टीचिंग मेथड उनसे रिलेटेड होता था, को करिकुलर एक्टिविटी भी सामान्य बच्चों से संबंधित होता था। लेकिन जो हमारा आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम सामान्य बच्चों के साथ साथ जो हमारे विशिष्ट चाइल्ड है, ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारे टीचिंग मेथड का अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश करते हैं ताकि ऐसे बच्चों में बोधगम्यता का स्तर, समझ के स्तर को बढ़ाया जा सके तथा उसकी हर गतिविधियों तथा ऐसी जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, तो ऐसे जो विशिष्ट बालक होते हैं, इन सभी बालकों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटी को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन विशिष्ट बालकों के अकॉर्डिंग ही को करिकुलर एक्टिविटी को भी ध्यान में रख के किया जाना चाहिए तथा दोनों बच्चों का समावेशन किया जाना चाहिए। समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है, वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाना चाहिए, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जहाँ हम एजुकेशन के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत इंक्लूज़न की बात करते हैं, तो यह समावेशन जो वर्ड है, यह इनका कुछ खास अर्थ नहीं होता है, परंतु इसके जो चारों ओर है, इस वर्ड इंक्लूज़न वर्ड के अंतर्गत इनके वैचारिक, इनके फिलॉसफिकल, इनके सोशल, इनकी एजुकेशनल, इन सारा ढांचा को तैयार किया जाता है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन, एक ही पक्ष, एक ही एस्पेक्ट को ध्यान में देते हैं, चाहे उसका फिलॉसफिकल हो, उसका सोशियोलॉजिकल हो, नहीं, इन सभी को हम एक साथ लेकर चलते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो बच्चों के
सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों के भी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। जब हम इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनके एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चों के शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, नैतिक भी होता है। तो इन सारे पक्षों का विकास होना चाहिए, दार्शनिक पक्षों का भी विकास होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है किसी एक पक्ष को मजबूत ना कर सके, बाकी और भी पक्ष उसके डेवलपमेंट हो तो उसके विकास में बच्चों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। और जहाँ हम समावेशी शिक्षा का जो हम प्रयोग करते हैं, यह नहीं कि हम समावेशन के अंतर्गत सिर्फ हमारा लोकतंत्र की भागीदारी को ही हम सक्षम बनाते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को ही नहीं, बल्कि हम यह नहीं देखते हैं कि एक बच्चा अगर शिक्षित होता है, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको शिक्षित करते, तो हमारे देश, राष्ट्र, इन सभी के पुनर्निर्माण के विकास में सहायक होते हैं। नहीं, हम जहाँ इनकी लोकतंत्र के साथ साथ इनका पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे बच्चों को हर एक स्तर पर, हर एक लेवल पर इनके विकास का बात किया जाना चाहिए। कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, साथ ही साथ इनको अपने रिश्ते को समझ भी विकसित करना चाहिए तथा समाज में एक दूसरे के हेल्प के द्वारा वह आगे बढ़ सके, चाहे उनके पेयर्स ग्रुप हो, चाहे उनके अभिभावक हो, उनके शिक्षक हो, तो हर एक के द्वारा, उनके अंतःक्रिया के द्वारा ही समान रूप से सभी का दृष्टिकोण समान होना चाहिए और सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऐसे बच्चों के विकास में। एनसीएफ 2005 में कहा गया है, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली की क्या उपलब्धि रही है, यदि हम इस ओर ध्यान दें तो संभवतः हमें कुछ संतोषजनक आंकड़े मिलेंगे। आज भारत की विद्यालय शिक्षा व्यवस्था चीन के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, जहां तकरीबन 10 लाख स्कूलों में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82% रिहायशी इलाकों में 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राथमिक और 75% रिहायशी इलाकों में 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक पाठशाला। माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चे में कम से कम 50% बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इस सबके पश्चात भी वर्तमान में लाखों बालक शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित है। बावजूद इसके आज भी हमारे विद्यालय में ऐसे बालकों के लिए साधनहीन नजर आते हैं जिनके विभिन्न ज्ञान इंद्रियों, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। वर्तमान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए शिक्षा की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक वह है जिनमें हम विशेष विद्यालय कहते हैं, जो ज़्यादातर शहरों में स्थित आवासीय हैं, जिनका उद्देश्य केवल एक प्रकार विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। और दूसरा तरीका यह है कि उन्हें अन्य सभी बालकों के साथ आस पड़ोस के सामान्य विद्यालयों में भेजा जाए और वहीं उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाए। यदि बालक इस प्रकार के विद्यालय में जाता है तो वह अपने अन्य भाई बहनों के समान अपने माँ बाप के साथ रह सकता है। दूसरा, इस प्रकार के बालकों में सभी बालकों का एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसके अलावा बालक को बाद में अपने आप को दुनिया में समायोजित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आखिरकार उसको रहना तो उसको उसी समाज में है जिसका वो हिस्सा होता है। इसलिए क्यों ना बालकों को प्रारंभ से ही उसे वैसा माहौल में रखा जाए जहां उसे विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात रहना है। इसलिए अच्छा हो कि आरंभ में बालकों को मुख्य धारा वाले ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाए जहां सामान्य बालक भी जाते हैं। इस अवधारणा के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था का आरंभ हुआ, जहां हम पहले देखते थे कि प्राचीन समय में
प्राचीन समय में ऐसे बालकों के लिए किसी प्रकार की कोई विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। जैसे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, प्राचीन शिक्षा के साथ साथ जब धीरे धीरे हम मिडिवल से मॉडर्न पीरियड में हमारा एजुकेशन सिस्टम में चेंज हुआ, तो वैसे वैसे हमारा सारा सब कुछ पढ़ने पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथड, सारा कुछ चेंज हुआ। प्राचीन समय में ऐसा देखा जाता था कि ऐसे बच्चों के लिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी और ऐसे बच्चों, सिर्फ सामान्य बच्चों के लिए ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। परंतु जैसे ही मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही विशिष्ट बच्चों का भी हम समावेशन करते हैं, ताकि हम देखते हैं कि जब हम बच्चे जो है जैसा कि एनसीएफ में कहा गया है कि ऐसे बच्चों को हम अगर इस तरह का एजुकेशन देते हैं तो उसे आखिर रहना इसी समाज में है, इसी समाज में रहना है, इसी समाज के ही नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, इन सभी का पालन करना है, सभी नियमों को जानना है। तो ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन के अंतर्गत दोनों को बच्चों को बैठाकर पढ़ाते हैं, ताकि दोनों बच्चों का एक साथ एक कक्षा में अगर बैठते हैं तो दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ दोनों का व्यवहार सीखने, टीचिंग लर्निंग जो होती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सामान्य रूप से होगी। और ऐसे बच्चों का जब लर्निंग समान होता है, तब ऐसे बच्चे धीरे धीरे जैसे ही वह अपने घर परिवार के साथ समायोजन भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं और धीरे धीरे वो जब समाज में जब अपनी भागीदारी को निभाते हैं, तो उनका जो भागीदारी का जो पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और समाज की हर व्यक्ति को उनके समझ के आधार पर समझ सकते हैं। समाज के हर व्यक्ति को वे समझने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं तथा समाज में समायोजन करने, घर के साथ साथ वह परिवार के साथ, घर परिवार के समायोजन के साथ साथ वह समाज के साथ भी समायोजित कर पाते हैं, ताकि समाज में वह जिस समाज में रहना हो उसे इन सभी बातों का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है और वह समाज की मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनके सीखने सिखाने की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, जिसके अंतर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशी शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उससे अपने सहपाठियों की भांति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बालक के पीछे यह रह जाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि उन्हें कक्षा में भली प्रकार से सम्मानित न कर पाने का जिम्मेदार अध्यापक को स्वयं समझना चाहिए। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को निषेध करता है, उसी प्रकार समावेशित शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने के बजाय स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। जहाँ हम समावेशित शिक्षा इंक्लूजन की बात हम जब करते हैं, तो जब देखा जाता है कि जब हमारा संविधान ने ही सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, सभी को समान अधिकार दिए हैं, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना का विकास किए हैं और किसी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है, उसी प्रकार जब हम समावेशित कक्ष की बात करते हैं, तो हमें भी किसी प्रकार का बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बालक अपने लेवल पर अद्वितीय होता है, चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह विशिष्ट बालक हो। सब के सीखने, समझने और अधिगम ग्रहण करने की क्षमता होती है।
और प्रत्येक बालक अपने स्तर पर सीखता चला जाता है, चाहे वो आपका क्रिएटिव चाइल्ड हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो। अगर हम क्रिएटिव और गिफ्टेड चाइल्ड की बात करते हैं तो ऐसे बालकों को सीखने की जो क्षमता होती है काफ़ी तेज होती है। और सामान्य बच्चों में तो सामान्यतः हर सामाजिक सांस्कृतिक इन सभी गुणों का स्तर सामान्य होता है और इनका मेंटल लेवल भी औसत होता है। लेकिन जब हम विशिष्ट बच्चों की बात करते हैं तो इनका मेंटल लेवल या तो बहुत अधिक होता है या तो बहुत कम होता है। और ऐसे बालकों में हमारा संविधान भी किसी प्रकार को कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की बात नहीं कहा है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक कारण हो। सभी को समान आवश्यकताओं के बावजूद भी स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में हम शिक्षक को भी देखना चाहिए, समाज में उसके जिस समाज में रहते हैं उसके आस पड़ोस को भी देखना चाहिए, शिक्षकों को भी देखना चाहिए, अभिभावकों को भी देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।